हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस 1 में कल्चर का एक टॉपिक जो रिलेटेड है हमारी इंडियन आर्ट हेरिटेज से। इंडियन आर्ट हेरिटेज की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों गवर्नमेंट इतने प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स एंड पैसे फंड उसके अंदर डालती है ताकि हमारी जो हेरिटेज है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, क्यों उसका सेफ गार्ड ज़रूरी है और क्या गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिए जा रहे हैं उसको सेफ गार्ड करने में, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चंस। 2018 में क्वेश्चन आया था, सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट। ओके अच्छा, क्वेश्चन को डिस्कस करें उससे पहले अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी अभी आपने आंसर राइटिंग देखना स्टार्ट करा है तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कि हमको क्वेश्चन का डिमांड क्या है, वी लुक फॉर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड, वी लुक फॉर दी कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। डिमांड के बेसिस पे हमारा जो हमने इतना लंबा पढ़ा है, हमारे जो थॉट्स हैं उसको किस तरीके से कंसोलिडेट करके उसको फ्रेम में वर्क में लाके क्वेश्चन की डिमांड को आंसर करना है। आपको इंडियन आर्ट हेरिटेज सुनते ही ऐसा नहीं है जो भी दिमाग में आया सब लिखना स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, उसको सेफ गार्ड करना नीड ऑफ द मोमेंट है, तो हम बताएंगे क्यों है। ठीक है, यही पूछा है ना कि डिस्कस करो। बोल रहा है कि इंडियन आर्ट हेरिटेज को सेफ गार्ड करना अभी के समय की ज़रूरत है, डिस्कस करो। तो हम बोलेंगे कि हाँ सही बात है, ज़रूरत है, लेकिन हम बात करेंगे कि भाई क्यों ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है इसकी। फिर हम बात करेंगे कि अच्छा तो फिर हम इसको इस तरीके से सेफ गार्ड करेंगे, हम बात करेंगे हाउ की, और फाइनली हम कंक्लूड कर देंगे लिख के कि गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम चलाएं इसको सेफ गार्ड करने के लिए। सिंपल सा, जो पूछा है उसी को बना के आंसर लिखना है, ना इधर ना उधर, कहीं उधर उधर नहीं घूमना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का कंटेंट देखें। ओके, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, मतलब हमारे खुद के डोमेस्टिक जो डायनेस्टीज़ भी थी, जो इंडियन डायनेस्टीज़ थी, जो बाहर से इन्वेडर्स भी आए थे, सब ने इंडिया के आर्ट एंड हेरिटेज के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट करा, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल आर्ट हेरिटेज हो। इंडिया का सिविलाइजेशन जितना पुराना है उतना ही इसका आर्ट महत्वपूर्ण है। इंडिया वन ऑफ द फाइनेस्ट कल्चरल सिंबल्स का क्रेडल रहा है, मतलब उसकी जन्मभूमि रहा है, जहाँ पे आर्किटेक्चर हो गया, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, डिफरेंट टाइप के डांसेज हो गए, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, यहाँ पे पेंटिंग्स हो गई हैं, चाहे वो कपड़ा बुनाई का काम हो, चाहे स्कल्पचर्स हो। इवन लुक एट दी स्कल्पचर्स वी फाउंड इन दी इंडस वैली सिविलाइजेशंस, इतने फाइनली स्कल्प्टेड। उसके बाद में भी हमारा गांधारा मथुरा आर्ट हो गया, सारनाथ हो गया, एंड पेंटिंग्स हमारी डिफरेंट तरीके की पेंटिंग्स जो हो गई हैं, जो कपड़े पे हम पेंटिंग बनाते हैं, जो पत्ता चित्रा की पेंटिंग है हमारी, दीज ऑल आर इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल, फाइनेस्ट कल्चरल सिंबल है इंडिया। तो इंडियन आर्ट को रिकॉग्नाइजेशन करा गया है, इस गौर से कर सकते हैं हम, इस बात से हम ये चीज प्रूफ भी कर सकते हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे, हम प्रूफ कर सकते हैं कि 29 कल्चरल साइट्स ऑफ इंडिया टेंजिबल कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज की साइट की लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। यूनेस्को की जो टेंजिबल कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है उसमें इंडिया की 29 अजंता केव्स हो गई, शिवाजी टर्मिनस हो गया, ये सारी इसमें इंक्लूडेड हैं, और 1 डजन से ज़्यादा इनटेंजिबल कल्चरल साइट्स, कल्चरल थिंग हो गई। इनटेंजिबल, टेंजिबल में क्या मतलब है? टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो, जाके देख सकते हो, इनटेंजिबल जिसको आप महसूस कर सकते हो, जैसे योगा हो गया, जैसे कि हमारा कुंभ मेला हो गया, जैसे कि नवरोज हो गया, ये इनटेंजिबल है। टेंजिबल हो गया जैसे कोई केव हो गई, टेम्पल हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें टेंजिबल है। तो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अपना प्ले करती है। तो फिर बात आती है कि क्या ज़रूरत है इसको, किस तरीके से हम मतलब लाइक क्यों करें हम, ठीक है, क्यों हम पैसे बर्बाद करें? हमारे जो पुराने राजा महाराजा आए, बना के चले गए तो चले गए, हम क्यों अपने पैसे बर्बाद करें उसको बचाने में? हम नई बिल्डिंग्स बनाएंगे ना। बट नो, दैट इज़ वेयर वी आर रॉन्ग। हमको उस आर्ट एंड कल्चर का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी है। किसी भी देश का जो कल्चर है वो उस देश के क्या वैल्यू हैं, क्या उस देश के बिलीफ है, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं, इन सब को रिफ्लेक्ट करता है उसका कल्चर, उसकी हेरिटेज।
तो ये सारी चीज़ें कि मेरा क्या वैल्यू, मेरी क्या बिलीफ, मेरी क्या एस्पिरेशंस है, मेरे क्या प्रिंसिपल्स है, मेरे पूर्वज कैसे थे, मेरे पूर्वजों ने क्या बनाया, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ एक नेशन की आइडेंटिटी बल्कि हमारी पर्सनल आइडेंटिटी एज एन इंडियन, हमारी आइडेंटिटी को शो करता है। तो इसीलिए हमारा कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में आपके दादा दादी का कोई गले का हार हो, चाहे वो वॉच हो, चाहे वो एक छोटी सी पेंटिंग क्यों ना हो, हम उसे कितना संभाल के रखते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो हमारी यादें हैं, क्योंकि वो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, क्योंकि वो हमारी वैल्यू से जुड़ा हुआ है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करें, ताकि वो हमारे लोगों को इंटीग्रेटेड भी रखता है। मतलब आप फैमिली के अंदर मानो कि कोई एक कल्चरल हेरिटेज का पीस है, सब लोग जब बैठेंगे 110 बातें करेंगे, उसको लेके कहानियां सुनाएंगे, तो इट इंटीग्रेट द पीपल ऑल्सो, आवर नेशनल लीडर्स ऑल्सो। हम लोग कल्चरल सिंबल को पूरी भारतीयों में एकता की जो भावना होती है उसको जगाने के लिए भी हम कल्चरल सिंबल्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट हो गया नेशनल आइडेंटिटी है, सेकंड हो गया हिस्टोरिकल ऑल्सो। द इमीडिएट एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो हमारा इंडियन आर्ट के अंदर दिखता है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, फर्स्ट सिविलाइजेशन से लेके हो, चाहे वो हमारी लास्ट मुगल डायनेस्टी तक हो, सारे हमको किसी ना किसी तरह का उनका डिफरेंट, और सबका अपना यूनिक है। आप किसी से किसी को कंपेयर करके मिक्स नहीं कर सकते। जितनी भी डायनेस्टीज आई हैं, जितने भी किंगडम्स आए हैं, सब अपना अपना डिफरेंट तरह का आर्ट लेके आए थे। तो ये एक्सप्रेशन है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, ये हमारी पूरी हिस्ट्री को नरेट करता है। एंड थर्ड है ये, इट इज अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन, इट इज़ अ वेरी यूनिक कॉम्पोनेंट ऑफ अवर एंशिएंट सिविलाइजेशंस। ये हमको ये बताता है कि हम हमारी सोसाइटी में, हमारा जो कल्चरल सोसाइटी है, हम कितना ग्रो करे हैं, हमारा क्या डेवलपमेंट है, इन सारी चीज़ों को ये बताता है। देन फोर्थ इज़ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल के अंदर देखो टूरिज्म है, हम लोग चाहते हैं कि हम वो इतना पुराना मंदिर है देखने जाएंगे, इतना पुराना किला है देखने जाएंगे, इस तरह का म्यूजियम लगा है। सो एक तो ये टूरिज्म को प्रमोट करता है। दूसरा, ये बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो अभी भी इस तरह की ऑक्यूपेशन से रिलेट करती है। जैसे उड़ीसा के अंदर पत्ता चित्रा की पेंटिंग बनाते हैं, वहाँ पे पूरा एक विलेज है, तो उस विलेज में जितने भी वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी, दे टेक इट ईयर्स, सालों तक उसको बनाते हैं। तो वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है आर्ट एंड क्राफ्ट। उन्होंने उस चीज़ को इतने सालों से, अपनी जो हेरिटेज है, अपना जो कल्चर है, इसको प्रिजर्व करके रखा है। फिफ्थ है हमारा अप्रेजिंग फ्यूचर जनरेशंस। आने वाली जो जनरेशंस हैं उनको देखो, आप हम बोलते हैं ना कि मिट्टी से जुड़े रहो, मिट्टी की खुशबू है, तो ये सारी ना वो चीज़ें हैं कि आपको अपनों की याद दिलाती है। कल को जब हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी तो फ्यूचर जनरेशन को एक लिंकेज जरूरत होगा, एक होता है ना कि जिससे हम कनेक्ट कर सके, जहाँ पे हमें अपनापन फील हो, तो वो उनके लिए जरूरी होगा। इसके साथ ही अपनापन और इंटीग्रिटी के साथ इट विल गिव देम द वैल्यू एंड नॉलेज ऑल्सो कि हमारा कितना रिच कल्चर है। वी आर कमिंग फ्रॉम ए वेरी रिच कल्चर सिंस द एंशिएंट टाइम। हम लोग हमेशा से इतने, हालांकि देखो कॉलोनियल टाइम को बिल्कुल हटा के अगर हम बात करें तो उससे पहले वी वर वेरी रिच इन द नॉलेज। हम लोग आर्ट एंड कल्चर में बहुत रिच थे। तो ये चीज़ बहुत इंश्योर करना ज़रूरी है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स भी इस हेरिटेज को देखें, इस हेरिटेज को समझें, इस हेरिटेज की वैल्यू रखें। ये ऐसा ना हो कि हम इसका ध्यान ना रखें तो ये ज़मीन में कहीं पे खराब हो जाए। तो आर्ट हेरिटेज इंडिया का जो है ये इमेंस वैल्यू रखता है, चाहे वो आप हिस्टोरिकल में देखो, चाहे वो आप नेशनल आइडेंटिटी में देखो, इकोनॉमिकल देख लो, सोसाइटल वैल्यू देख लो, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देख लो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है ना कि हम बहुत इग्नोरेंट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ये जो आर्ट एंड मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स है, ये धीरे धीरे इंडिया के मैप से डिसिपेट होना स्टार्ट हो गई हैं। मतलब जितना अब देखोगे कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रिजर्व नहीं करा गया है, जिनको आइडेंटिफाई नहीं करा गया है, तो वो ऐसे ही लोग उसमें से पत्थर उठा के ले जाते हैं, वहाँ पे दीवारों पे कुछ लिख देते हैं। सो वी आर डिस्ट्रॉइंग दी आर्ट। इवन बहुत सारे जो प्रोटेक्टेड भी हैं वहाँ पे भी अब देखोगे कि लाइक वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट केयरफुल कि हमको किस तरीके से इसको प्रिजर्व करना चाहिए। ये हमारी आर्ट एंड कल्चर की हेरिटेज है, इट इज़ लाइक अवर मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन दी हेरिटेज। तो खैर उसको वही है कि हमको इस चीज़ में अवेयरनेस लाके आनी है। तो ये थ्रेट्स क्या हैं? सबसे पहला तो है थेफ्ट का, चोरी का। चोरी का मतलब ये नहीं है कि वो मंदिर की मूर्ति उठा के लेके चले गए हैं, दैट इज़ वन थिंग। इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट्स हुए हैं जहाँ पे जो अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, आप देखोगे कि बहुत सारे अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, कोई मूर्तियों में सिर्फ मूर्ति मिलेगी, उस पर जो ज्वेलरी लगी हुई थी, सोना चांदी लगा हुआ था, वो सब हट गया है। या फिर जो महंगे स्टोन्स थे, या आपने देखा होगा जैसे ताजमहल या आगरा का किला, अगर आपने कभी देखा है आगरा फोर्ट, तो वहाँ पे बहुत सारे उनके जो
उनकी जो वॉल्स बनी हुई हैं, उनका जो आर्किटेक्ट बना हुआ है, उसमें उन्होंने बहुत सारे महंगे स्टोन्स लगा के उसमें डिजाइनिंग करवाया, तो उसको या तो प्रोटेक्ट करा गया है, नहीं करा गया है तो उसको निकाल के ले जाया गया है, तो वो उसकी ब्यूटी खत्म हो रही है। तो थेफ्ट जो है वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में भी देखा गया है, और ये जनरली इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का निग्लिजेंस होता है कि ध्यान नहीं देते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब कहीं ना कहीं से वो कूद के आ ही जाते हैं। तो दिस इज वन, थेफ्ट इज वन थिंग। सेकेंड है स्मगलिंग। स्मगलिंग के अंदर क्या होता है कि इलिसिट ट्रैफिक हो गया, कि जैसे आपने सुना होगा कि हमारी बहुत सारी मूर्तियां हैं जो जमीन में से निकली थी, उनकी स्मगलिंग होना स्टार्ट हुआ है, उनको कहीं पे ले जाया गया था, फिर उनको बेचा बहुत ही हाई रेट्स के अंदर। तो ये हमारे एंटीक्स हैं। तो ये इलिसिट ट्रैफिक जो है ये जनरली प्रॉफिट के लिए होता है, वो बहुत महंगे से बिकते हैं, मतलब जितना पुराना वो आर्ट होगा उतना ही ज़्यादा महंगा वो बिकेगा। जनरली ये डिमांड फॉर लग्जरी होता है। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड, टूरिज्म में जैसे अनरेगुलेटेड टूरिज्म हो गया। आई बिलोंग टू राजस्थान। अगर आप कभी आमेर के फोर्ट में गई हो तो मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली एग्जांपल बताऊंगी आपको। आमेर के फोर्ट में बहुत सारी जगह पे आमेर के फोर्ट की दीवारों पे नाम लिखे हुए मिलेंगे, और दिस लव्स दिस वाज हियर। मतलब व्हाट इज दिस, मतलब हु इज गोइंग टू कम एंड रिकॉग्नाइज कि अच्छा हाँ राकेश लव्स सीता। तो कौन था वहां पे, कौन राकेश कौन सीता, मतलब किसी को नहीं पता वो, बट यू आर डिस्ट्रॉइंग द मॉन्यूमेंट। ठीक है, दिस इज वन थिंग। सेकंड, जो टूरिस्ट आते हैं दे जस्ट कीप ऑन टचिंग, लाइक हम लोगों का आदत होता है कि हम उसको हाथ लगा लगा के देखते हैं। आपने लगाया कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके पीछे 10,000, आपके पहले 10,000 लोगों ने लगाया, तो वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। इट कीप ऑन इरोडिंग, मतलब आपको लगेगा ऐसा, कभी देखना नेक्स्ट टाइम जब जाओ तब। तो ये कल्चरल मिनिस्ट्री ने भी रिपोर्ट कराई कि बहुत सारे लाइक 24 इंडियन मॉन्यूमेंट्स जो है वो अनट्रेसेबल या मिसिंग डिक्लेयर कर दिए गए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। तो क्योंकि वो चोरी हो जाते हैं, लोग उठा के लेके चले जाते हैं। इशू विद सिक्योरिटी ऑफ द म्यूजियम्स भी हैं। बहुत सारी म्यूजियम्स ऐसे हैं जो बहुत ही पुअरली गार्डेड है, क्योंकि मैन पावर की शॉर्टेज है वहाँ। तो वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स हैं या तो आर्टिफैक्ट्स चोरी हो जाते हैं या किसी ना किसी फायर का इंसिडेंट हो जाता है, और वो चोरी हुए आर्टिफैक्ट फिर ब्लैक मार्केट के अंदर करोड़ों या लाखों के अंदर बिकते हैं। डुप्लीकेशन इज अनदर थिंग। फेक पेंटिंग्स लगा दी, फेक आर्ट फॉर्म्स लगा दिए, उसको ऐसे थोड़ा रस्टी दे दिया और बोला कि ये इतने साल पहले यहाँ से निकला था। तो इट इज थ्रेटनिंग द लाइवलीहुड ऑफ द आर्टिस्ट ऑल्सो। जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है, जो सालों भर मेहनत करके एक पेंटिंग बनाते हैं, उसका डुप्लीकेट वो 2 महीने में बना के उसके बराबर रेट में अगर बेचेंगे, तो जिसने 3 साल लगा के वो पेंटिंग बनाया है उसको क्या वैल्यू मिलेगा। पुअर मेंटेनेंस भी, मतलब ये तो बहुत सारी जगह पे, जैसे अजंता केव है उसमें जो वॉल पेंटिंग्स है वो कंटिन्यूसली खराब होती जा रही है, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है। ह्यूमिडिटी की वजह से हो गया, या फिर किसी ना किसी भी कोई भी नेचुरल क्लाइमेट या मैन मेड की ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से भी जो उनमें डिस्टर्बेंस या जो उनमें खराब हो रही है वो उसको मेंटेन नहीं करा जा रहा है। इंक्रोचमेंट ऑन द मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो अनदर मिस फ्रॉम द मिनिस्ट्री, दैट की जो मॉन्यूमेंट्स पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, किसी ने होटल खोल ली, रेस्टोरेंट खोल लिया, बाहर चाय का दुकान खोल लिया, यहाँ पे ये दुकान लगा लिया। तो ये छोटे मोटे इंक्रोचमेंट जो है ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को खराब करते हैं। ये वहाँ पे इलीगल ऑक्यूपेंट्स भी रहते हैं। देन द लेक ऑफ पब्लिक, हम लोग ध्यान ही नहीं देते। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बिल्डिंग को ब्रेक कर देगा, इट विल रिप्लेस इट विद द अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। तो फिर क्वेश्चन है कि चलो ठीक है, हमने बात कर लिया क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने बात कर लिया कि ये इसको प्रॉब्लम्स हैं, ये थ्रेट्स है इसको। तो अभी सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन है स्ट्रेंथनिंग द लेजिस्लेशन इन द इनिशिएटिव। एंटीक्विटी एक्ट ऑफ 1947 हो गया, एंटीक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 हो गया, विच पर्टिकुलरली प्रोवाइड की जो ये प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग हो गया या फिर इलीगल डीलिंग ऑफ एंटीक्स हो गया, इन सबको रोका जाए, उन सब में जो भी उनको पनिश करा जाए। रिसेंटली एक बिल अमेंड करा गया है, दी एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट, जिसमें कंस्ट्रक्शन विद इन 10 मीटर ऑफ दी, अगर यहाँ पे आपका प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो इसके 100 मीटर के अंदर, दायरे के अंदर, बाहर के 100 मीटर बाहर किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, उसको डिटरमेंटल माना जाएगा। दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। 2015 में मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा था ई टिकट सर्विस में, जिसमें 116 मॉन्यूमेंट में आपको डिजिटाइज्ड कल्चरल रिसोर्स में आपको डिजिटाइज्ड टिकट मिलेगा, आप डिजिटाइज्ड टिकट से उसको देख सकते हो। सेकंड है इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना। इंस्टीट्यूशन में चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इटसेल्फ हो। तो सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी ऑन द प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड एंटीकेट में, इसमें उन्होंने बहुत सिंपली स्पेसिफिकली बोला था कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI है हमारा, इसको बहुत प्रोएक्टिव और विजिलेंट होने की जरूरत है ताकि हमारे मॉन्यूमेंट्स का प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन हो सके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को टैप कर सकते हैं हम, जैसे कि अडॉप्ट हेरिटेज या फिर मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम एक आई थी, जिसके अंदर आप
एक कोई कम्युनिटी एनजीओ या कोई भी जो प्राइवेट है वो एक मॉन्यूमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। एटलीस्ट एक म्यूजियम हर डिस्ट्रिक्ट में सेट होना चाहिए विद डिफरेंट चेम्बर्स फॉर विजुअल्स, जहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट, कल्चर, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजन में कैसा है, आपके पूरे प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में बताया जाए ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। ऑल्सो जो आर्टिस्ट है, जो आर्किटेक्चर फील्ड, स्कल्पचर्स या पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, पपेट्री, म्यूजिक, डांस, थिएटर या लिटरेचर, इन सब से रिलेट करते हैं, इन सब के अंदर अपने फील्ड को, इन सारे फील्ड को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें सेंटर उनको डिफरेंट ग्रेड्स दे सकती है, प्रमोशंस दे सकती है, इंसेंटिव्स दे सकती है, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को आगे की जनरेशन्स के अंदर भी लेके जाएं। कल्चरल अवेयरनेस इज अनदर थिंग, जिसके अंदर करिकुलर मॉडिफिकेशंस लेके आ सकते हैं कि जैसे किसी भी हेरिटेज को आप आइडेंटिफाई करो, उसका इंक्लूजन ऑफ हेरिटेज हो गया कि उस असेट को स्कूल के अंदर ओपन डिपार्टमेंट्स ऑफ द हेरिटेज मैनेजमेंट ऑन द लाइंस ऑफ द, जैसे कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने करा है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करा जा सकता है, जिसमें टूरिज्म पर्पज क्या होगा, जो टूर गाइड्स होते हैं, इन सबको सिखाया जा सकता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का एक ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि जिसमें आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट हो जाए, वो फाइन आर्ट का सब्जेक्ट हो तो उनको डिफरेंट टूर्स पे लेके जाए, उनको कितनी हमारी रिच हेरिटेज रही है इस तरह पे, उनके खुद के आर्ट के जो है वो म्यूजियम्स लगाए जाएं, उनको शो करा जाए ताकि कल्चरल अवेयरनेस बढ़े। देन अडेप्टिव रीयूज ऑफ द कल्चरल साइट्स ऑल्सो, हम लोग जो हिस्टोरिकल साइट्स होती है उनको रिस्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फेस्टिवल्स, चाहे वो फेस्टिविटी को परसेप्शन के जो लाइक इंड्यूसिंग द फेस्टिविटी लिंक परसेप्शंस ऑल्सो। We can also do the recognizing the cultural heritage tourism, जो अभी चल भी रहा है और इसको और भी ज़्यादा आगे भी लेके जाया जा सकता है विद द अडॉप्शन ऑफ, हम अगर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को लोकम सर्कमस्टेंसेस के साथ में मैच करें तो कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म को भी आगे लेके जाया जा सकता है। तो दिस इज एक्चुअली बेसिकली जस्ट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ यू, मी, एवरी सिटीजन कि हम हमारा जो इतना रिच हेरिटेज, इतना रिच कल्चर है, इसकी वैल्यू करें, इसको प्रिजर्व करें, वहाँ पे जाके दीवारों पे नाम ना लिखें। प्रिजर्विंग एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज इतना रिच हेरिटेज कल्चर एंड प्रमोशन ऑफ ऑल द आर्ट एंड द कल्चर, चाहे वो टेंजेबल हो चाहे इंटेंजेबल हो, ये सिर्फ इकोनॉमिकली या फिर आप ऐसे मान लो कि हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मतलब हमारी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी एंड हमारे खुद के नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वाज दिस क्वेश्चंस, आई होप लाइक हमने इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, इसमें से अगर आप 3-4 पॉइंट्स भी याद रख के लिख दोगे तो आई थिंक वो सफिशिएंट रहेगा। सो दिस इज इट। इस क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, आपको यहाँ से मिल जाएगा, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।